गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अमित कपूर है और हम चर्चा कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। स्पेक्ट्रम की हम लोग बात कर रहे हैं और कुछ सूचना है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि अब क्लासेस टाइमिंग जो है थोड़ी सी चेंज हुई है। तो जो ये क्लास है ये अब 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, आपकी 11 बजे से चालू होएगी। और जो लोक प्रशासन में आते हैं तो लोक प्रशासन थोड़ा सा ये डिमांड थी कि शाम में किया जाए, क्योंकि कई स्टूडेंट हैं वो जॉब करते हैं और रात में आते हैं। तो 8 बजे से, शाम में 8 बजे से वो क्लास चलेगी। तो लोक प्रशासन जिनका सब्जेक्ट है वो 8 बजे हमसे मिलेंगे। और हिस्ट्री जो कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं वो अब 11 बजे इसकी टाइमिंग हो गई है। तो सब लोग क्या करेंगे, अब 11 बजे ही आए करेंगे, ठीक है। तो शुरू से करने से पहले कुछ बात हो जाए, सब्सक्राइब करते चलिए। मेरा कोड क्या है, मेरा कोड है AMR10। कई सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। एक टाइम टेबल बना रहा हूँ। हमारे पास में 6 महीने का ही टाइम बचा हुआ है और इन 6 महीनों में हमें कई सारे जो है वो सवाल जो मन में उमड़ रहे हैं तो उनको क्या करना है, ठीक करना है। और इसके बाद में हमें प्रॉपर तरह से पीटी के लिए तैयारी करनी है। तो प्रीलिम्स को निकालने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक टाइम टेबल मैं आपको बता दूंगा। जो स्पेशल क्लासेस मेरी हो रही हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, ऐप पे जो हो रही हैं, लर्निंग ऐप पे, तो वहाँ का जितना भी टाइम टेबल है वो भी मैं बता दूंगा। और जो क्लासेस का यूट्यूब पे होने वाली हैं उसका भी मैं सारा आपको डिटेल बता दूंगा, शेड्यूल आपको शेयर कर दूंगा। तो शुरू करने से पहले पहली बात हो जाए यहाँ पे सब्सक्राइब कैसे करना है। तो कैसे सब्सक्राइब करना है इस पर हम लोग बात करते हैं। यूपीएससी सीएससी विथ जीएस विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जी हाँ, ये इंडिया का क्या, या कहिए पूरे विश्व का जो है सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे हजारों की तादाद में आप जैसा कि देखते हैं आप लोग तैयारी करते हैं, स्टूडेंट आप, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट आप समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये इतनी तादाद में यहाँ पे तैयारी करते हैं और अपना एग्जाम क्रैक करते हैं। तो ये इंडिया का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्या क्या यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस है, लाइव टेस्ट है, क्विजेस हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। जो स्पेशल क्लासेस के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और वहां से आप यूपीएससी सीएससी गोल सेलेक्ट करेंगे तो मेरा नाम सर्च करेंगे, अमित कपूर, और मैं मेरी सारी क्लासेस वहां से मिल जाएंगी। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो क्या करेंगे, अन अकेडमी अंडर स्कोर अमित कपूर पर जुड़ जाएंगे और यहाँ से पीडीएफ वगैरह वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है सारी चीजें लेते रहेंगे, ठीक है। आप डिमांड भी कर सकते हैं कि मुझे ये पीडीएफ चाहिए, वो पीडीएफ चाहिए, ओके। और अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मैंने बीटेक किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस से अपियर हुआ हूँ यूपीपीसीएस मेंस यूपीएससी में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसको हम कराते हैं, अ, जो हम करा रहे हैं यहाँ पे। और लगभग 60% से अधिक मैं पोर्शन कवर करूंगा। 2 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ और लगभग 7-8 महीने से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। जब आप सब्सक्राइब करेंगे मेरा कोड यूज करते हुए AMR10, कई सारे कोर्सेस में कराने वाला हूं, तो आप सब लोग ध्यान देंगे। इन सब के कोर्स मिलेंगे टॉप टॉप 100+ जो है वो टॉप प्लस 100+ टॉप एजुकेटर्स वो आपको गाइड करेंगे। 15,000 से अधिक कोर्सेज जो है वो आपको मिलेंगे विद इन आंसर राइटिंग कोर्सेज। सारे कोर्सेज मेरे भी मिलेंगे यहाँ पे। इसके बाद में प्लस कोर्स के लिए आप सब्सक्राइब करते चलिए। मेरा कोड याद रखेंगे AMR10, इसका प्रयोग आप करते चलें और 10% का डिस्काउंट जो है वो लेते चले। कितना है, 49,500 में ये आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ पे 10% का तो कितना फी हो जा रही है, 44,550 ये फीस हो जा रही है। और इसमें 10% मैं आपको रिफंड करूंगा। 10% अगर जो सब्सक्राइब करेंगे AMR10 तो इसके लिए 10% आप लोगों को रिफंड कर दिया जाएगा।
ठीक है, वो मेरी तरफ से है, अनअकैडमी की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। जो भी लोग सब्सक्राइब करेंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे 10% आपको, तो ओवरऑल 20% का ये आप, तो AMR कोड जो है आपको 20% का लगभग क्या दे रहा है, 20% का आपको यहाँ पे सहायता राशि दे रहा है। रिफंड 10% आपको वापस कैश मिल जाएगा, और 10% को आपको AMR कोड जो है वो डिस्काउंट रेट पे सारी चीजें सब्सक्राइब करने के लिए है। ठीक है, तो प्लस कोर्सेज के लिए कर सकते हैं, 2 साल का भी कोर्स है, 3 साल का भी यहाँ पे कोर्स है। और आइकॉनिक प्लान जो है उसको भी आप सब्सक्राइब करते चलेंगे, इसका भी कोड आप याद रखेंगे। इसके लिए भी क्या है, 69 फीस है, 69 500 फीस है, एक्चुअल फीस है। और जैसे मेरा कोड यूज करेंगे तो आप देखेंगे ये 62,550 में आपको मिल रहा है 10% के डिस्काउंट के तौर पर। और अगर इसमें और आप 10% चाहते हैं तो मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको हम रिफंड करेंगे इसको, तो मेरा कोड यूज करते रहिए। और 20% को लगभग आप यहाँ पे देख चलेंगे। एक और यहाँ पे चीज आई हुई है, वो क्या है, अगर आप 3 साल का लेते हैं, अगर आप 3 साल का कोर्स लेते हैं तो यहाँ पे 14% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और इसी के साथ जब मेरा कोड यूज कर लेंगे तो आप 10% और ले लेंगे, कितना हो जाएगा ये, लगभग लगभग 24% जो है ये हो जा रहा है। और 10% का मैं भी यहाँ से रिफंड करने वाला हूँ, तो इसके बाद में आप देख रहे हैं लगभग 34% आपको रिफंड मिल रहा है। ठीक है, लगभग 34% जो है वो आपको रिफंड मिलेगा, सॉरी 10% रिफंड मिलेगा और 24% जो आपको डिस्काउंट रेट में मिल जाएंगे। तो बहुत कम में आप कर सकते हैं, इसको करते रहिए। ठीक है, तो चलो ये सारी चीजें हैं। उसी तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए है। और ये चीज मैं बताना चाहूंगा, ये किस पे आया हुआ, एक चीज और आई हुई है, एक क्या आया हुआ है, कॉम्बो है, कॉम्बो GS प्लस ऑप्शनल के लिए भी इसी तरह का दिया गया है। क्या दिया गया है उसमें, उसमें ये दिया गया है कि आप जो है यहाँ पे वहां पे क्या क्या दिया गया है, 14% की छूट जो है वो 3 साल के लिए दी गई है। और इसके बाद में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और इसके बाद में आपको 10% का रिफंड मैं करूंगा, तो 34% आपको छूट मिल रही है। उसको ध्यान में रखेंगे और उसको लेते चलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत कम में आपको मिल जाएगा, बहुत ही कम में कॉम्बो जो है वो मिल रहा है, उसको आप ले लीजिए। 27,500 इसकी फीस है, फीस एक्चुअल में। और 10% का जैसे मेरा डिस्काउंट आप यहाँ पे ये देखेंगे, कोड लगाएंगे तो ये आपको 24,750 में मिल जाएगा। ठीक है, तो सब लोग सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, मेरा कोड यूज करते हुए चलेंगे, आपको अनअकैडमी की तरफ से काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। मैं भी आपको बेनिफिट ये देने वाला हूँ कि जब आप मेरे कोड यूज करते हुए AMR कोड यूज करेंगे, हमें पता चल जाएगा और आपको रिफंड भी कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनरोल्ड होते चले। अभी अल्टरनेट जो है कॉम्बैट, ये कॉम्बैट है, अनअकैडमी कॉम्बैट, यहाँ पे आप इनरोल होते चले। और 60 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास में, 45 मिनट का कॉन्टेस्ट रहेगा ये, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करिए। अल्टरनेट संडे में रहेगा। ठीक है, अल्टरनेट सेंस 15 डेज में आप यहाँ पे देखेंगे मिलता रहेगा। जैसे अभी 20 तारीख को हुआ है, तो हो सकता है 3 जनवरी को ये फिर से कॉम्बैट हो। ठीक है, इसको पार्टिसिपेट करते रहिए। 6 महीने का टाइम आप लोगों के पास में बचा हुआ है। ध्यान रखेंगे अपनी घड़ी को, अपने टाइम जोन को सही से निर्धारित करके रखें और तैयारी करते रहें 2021 के लिए। आप ये बैचेस चल रहे हैं जो कि 21 दिसंबर से स्टार्ट हुए हैं। 6 महीने का भी कोर्स है और इसमें भी आप वही प्रक्रिया अपना सकते हैं। मेरा कोड यूज करेंगे AMR10, और इस कोड को जब आप ऐड लगाएंगे तो आपको 10% का जो है वो डिस्काउंट मिलता है। प्लस यहाँ पे मेरी तरफ से एडमिशन के बाद में 10% का आपको रिफंड भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लेते चले। और ये सारी चीजें यहाँ पे अल्टीमेट GS1 ईयर का है बैच, इसके बाद में 2 साल का यहाँ पे 2023 के लिए भी बैचेस चल रहे हैं। तो यह सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा, फुल सिलेबस कवर किया जाएगा, PDF मटेरियल मिलेंगे, टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेक्शन आपके लगेंगे,
प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, ये सब चीज़ें कराई जाएंगी। इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो ये बाइलिंगुअल है, इसको आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। मेरा कोड यहाँ पे बहुत सारी छूट दे रखी हुई है। ऐसे 21 तारीख से और बैच स्टार्ट हुए हैं, जो कि मिशन है, बाइलिंगुअल है, और लक्ष्य है हिंदी में है, एक्सपीडिशन ये इंग्लिश में है। तो इस तरह से बैचेज हैं, इनको आप सब्सक्राइब करते चले। यहाँ पे 2021 के लिए, 22 के लिए और 23 के लिए सारे बैचेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आइकॉनिक के प्राइस है वो हाइक होने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, AMR10 इस कोड का यूज करते चले, और 10% का डिस्काउंट ये अनअकैडमी की तरफ से प्लस 10% का रिफंड मेरी तरफ से लेते चले, तो आपके लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगी। चल ठीक है, जो लोग मुझसे स्पेशल क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं वो मेरा स्पेशल क्लासेस में जुड़ सकते हैं, अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से। और मेरे कोर्सेज क्या रहेंगे, मेरे कोर्सेज अनअकैडमी पे है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा हूँ, शाम को 8 बजे इसकी टाइमिंग कर दी हुई है। इसके बाद में हिस्ट्री है, इसके बाद में आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स और करंट अफेयर जैसे मुद्दों को मैं देख रहा हूँ, और इसमें मुझे विशेषज्ञता हासिल है, तो आप इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, सारी चीजें मैं करा रहा हूँ। ठीक है, चल अब हम बात कर लेते हैं, हमने बात की हुई थी इसकी, आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो सूरत विभाजन हुआ है, क्यों हुआ है। हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन 1905 और 1919 के बीच की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस का वहाँ पे सूरत विभाजन हो जाता है। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने देखा हुआ है कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में किस तरह से मतभेद वो गरम दल और नरम दल में उभर के आए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो गरम दल थे और नरम दल में क्या क्या चीजें यहाँ पे आपके सामने उभरी हुई थी, जिसकी वजह से सूरत विभाजन होता है। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले, इसकी पड़ताल करने वाले हैं कि कांग्रेस का विभाजन हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। ये सब हमने चर्चा की हुई थी कि शुरुआती दौर में उग्रवादी या आदिवादी राजनीति के उदय के क्या कारण थे। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों विशेषता हमने बात की हुई थी, 1890 की बात की हुई थी। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे, हमने सारी चर्चा कर ली हुई है, आज हम बात करेंगे कि सूरत का विभाजन वो कैसे होता है, ठीक है, क्यों हुआ, उसकी हम लोग पड़ताल करने वाले हैं। ठीक, 1907 का वो दौर है। बात ऐसी है कि सूरत विभाजन कोई पहले से रची या बसी साजिश नहीं थी। क्यों ऐसा हुआ है, हमने देखा हुआ था कि बहिष्कार जब आंदोलन हुआ तो वहां पे दोनों में गरम दल और नरम दल में मतभेद आपको साफ देखने को मिल रहे थे, जो हमने चर्चा की हुई थी। और ये मतभेद इतने गहराते गए कि 1907 की परिणति हुई कि दोनों के कांग्रेस के दो टुकड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत क्या थी, हमने देखा हुआ था कि 1905 में गरम दल जो थे वो कह रहे थे कि इसमें जो आपने प्रस्ताव पारित किया है, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए कि जो बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन है वो पूरे देश में हर एक भाग में इसको जो है फैलाना चाहिए, ऐसी आप घोषणा करिए, ऐसा प्रस्ताव पारित करिए। लेकिन अब वहां पे कांग्रेस पे किसका वर्चस्व था, कांग्रेस पे उदारवादियों का वर्चस्व था। किसका वर्चस्व था, उदारवादियों का। और उदारवादी जो है वो नहीं चाहते थे, उदारवादी वो नहीं चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे कि ये जो है आंदोलन उदारवादियों, वो नहीं चाहते थे कि आंदोलन जो है वो देश के बाहर, बंगाल के बाहर, राष्ट्र के या देश के अन्य भागों में भी इसको फैलाया जाए। क्यों ऐसा नहीं चाहते, तो हमने इससे बात की हुई थी, हमने कहा था कि वो ऐसा मानते हैं कि हमारे भारत देश में कई जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनकी मानसिकता कैसी है, संकीर्ण है अभी मानसिकता, और उनको क्या है, उनके पास में कोई राजनीतिक शिक्षा नहीं है, उनको तैयार नहीं किया जा सकता है। वहां पे मतभेद था, तो वो कह रहे थे कि नहीं, कौन, उदारवादी कह रहे थे कि नहीं, इसको जो है देश के हर एक हिस्से में नहीं फैलाया जा सकता, क्योंकि जनता अभी क्या उसके लिए तैयार नहीं है, शिक्षित जनता नहीं है, संकीर्ण मानसिकता लिए हुए है। तो ये एक बड़ा बात थी। इसके बाद में 1906 की बात होती है, तो वहां पे भी मतभेद ये हुआ कि भाई
तो बाल गंगाधर तिलक जी को जो है वो क्या बना दिया जाए, इसका अध्यक्ष बनाया जाए, या लाला लाजपत राय या किसी और अरविंदो घोष को बनाया जाए, किसी को बनाया जाए। मतलब ज्यादा जो मत थे वो कह रहे थे कि हम जो है बाल गंगाधर तिलक को बनाएंगे, इस तरह से कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन वहां पे क्या बोला गया उदारवादी द्वारा कि नहीं, इनका गृह राज्य है, वगैरह वगैरह करते करते उन्होंने उनको नहीं बनाया। तो यहाँ पे मतभेद ये साफ साफ उभर के आने लगते हैं गर्म दल और नरम दल के बीच में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आपने पृष्ठभूमि समझ ली कि क्यों हुआ है, तो अब देखेंगे किस तरह से हो, किस तरह से राय से बात करते हैं। आप स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में जब क्रांतिकारी आतंकवाद धीरे धीरे गति पकड़ रहा था, तो दिसंबर 1907 में कांग्रेस का सूरत का विभाजन हो गया, और इसका मुख्य कारण था कांग्रेस में दो विपरीत विचारधाराओं का उदय। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस में विभाजन क्यों हुआ, तो दो विपरीत विचारधाराएं वो क्या है, जन्म ले चुकी थी, पनप चुकी थी, उनका उदय हो चुका था। इस वजह से कांग्रेस के जो है वो दो धड़ हो जाते हैं। बहुत सिंपल है। और इसमें देखो, क्लास करेंगे, पूरी क्लास करेंगे, लाइक भी शेयर इसको खूब करते रहेंगे। बात क्या है, अब देखो हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कोई ऐसा नहीं एकदम से कि नहीं हमारे दिमाग में रच बस जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही पढ़नी है, और ऐसे ही पढ़ते पढ़ते क्या है, आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं जाके कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, तो बहुत इसमें क्या है वो बहुत बर्डन नहीं लेना, बर्डन बहुत ज्यादा नहीं लेना कि नहीं हमारे पर कुछ बोझा लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, क्यों हुआ कि भाई जब क्रांतिकारी आतंकवाद धीरे धीरे गति पकड़ रहा था, तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। उसका कारण क्या है, दो विपरीत विचारधाराएं जो है वो कांग्रेस में जन्म ले चुकी थी, और इसी वजह से 1907 का ये जो है सूरत विभाजन होता है। सूरत विभाजन क्यों कहा जाता है, 1907 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है, गुजरात में, मतलब सूरत में हुआ है। ठीक है, सूरत गुजरात में हुआ है। ठीक है, चलो, इस वजह से ऐसा हुआ। बात करते हैं हम 1905 की, अब दोबारा से लौटते हैं वहां पे, कहाँ पे, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन या बंगाल विभाजन की जहां पर रूपरेखा में। चलो, तो 1905 में जब कांग्रेस का अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में हुआ, कहाँ हुआ, बनारस में हुआ, तो इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नरमपंथियों की ब्रिटिश सरकार की जो उदार या सहयोग की नीति थी उसकी कटु आलोचना की। ठीक है, तो क्यों ऐसा कहा, क्योंकि आप लगातार देख रहे थे कि जो उदारवादी थे वो अन्य विनय प्रार्थना पत्र सर्जन सभाएं कर रहे थे, लेकिन कोई उसका असर जो है वो अंग्रेजों पर नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे 1905 में क्या होता है कि 1905 में जब ये अधिवेशन बनारस में हुआ जाके, गोखले जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो है वो नरमपंथी की बुराई करते हैं, कहते हैं कि आप जो है आप भीख मांग रहे हैं उनसे, किससे, ब्रिटिशर्स से आप भीख मांग रहे हैं। और तिलक की मंशा थी, यहाँ पे तिलक की मंशा क्या थी, हमने आपको बता दिया हुआ था, हमने आपको पहले ही बता दिया तिलक की मंशा क्या थी। उनका मानना था स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को क्या है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन का स्वरूप दिया जाए, किसका, राष्ट्रव्यापी आंदोलन का यहाँ पे स्वरूप दिया जाए, पहले से हमने बताया। ठीक है, जबकि उदारवादी चाहते थे कि केवल बंगाल तक ही इसको क्या है सीमित रखा जाए, कहां तक, सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखो, ये बात हो गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला मतभेद का दौर स्टार्ट हो जाता है, कहाँ पे, 1905 में। तो 1905 में पहला मतभेद का दौर, 1905 में मतभेद का पहला दौर। ठीक है, तो मतभेद का कहाँ पे पहला दौर ये स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। उग्रवादी चाहते थे कि बनारस अधिवेशन में उनके प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया जाए, जबकि उदारवादियों का मत था कि बंगाल विभाजन का विरोध क्या है, संवैधानिक तरीके से किया जाए। क्या चाहते थे कि उनका जो प्रस्ताव है वो सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाए, और उदारवादी चाहते थे कि बंगाल विभाजन का जो विरोध है वो कैसा, संवैधानिक तरीके से किया जाए। तो दोनों में क्या है, पहला मतभेद। मतभेद कहाँ, 1905 में मतभेद का पहला दौर स्टार्ट हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ओके, इसके बाद में क्या तथा उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने की नीति का समर्थन नहीं किया। तो जो उदारवादी हैं वो कहते हैं कि नहीं, अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी हम क्या है पूरी तरह से इनकी नीतियों का क्या है नहीं माने, मतलब पूरी तरह से क्या है नकारेंगे नहीं, अभी देख लेते हैं थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा क्या है देख लेते हैं। तो असहयोग करने की नीति का उन्होंने समर्थन नहीं किया, जो कि उग्रवादी चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ दो ही पहलू हैं, बात क्या है दोनों में मतभेद है इसी बात का, क्या कि बहिष्कार आंदोलन स्वदेशी आंदोलन को देश के बाहर जो है आप ले चलो, और नरम दल जो है ऐसा नहीं चाह रहे हैं।
श्रम दल ऐसा नहीं चाह रहे हैं। तो यहीं पे क्या है, साफ साफ मतभेद आपको दिखेगा। समझ लो एक बार उदारवादी और उग्रवादी में अंतर क्या है। उदारवादी कैसे हैं और उग्रवादी कैसे हैं। हाँ, तो सबसे पहला क्या है उदारवादी, सामाजिक आधार इनका क्या है, इनका सामाजिक आधार है जमींदारी एवं शहरी एवं उच्च मध्य वर्गीय लोगों के बीच में। ठीक है, तो ये जो इनकी जो पैठ है, जो पैठ कहते हैं, ये कैसे पैठ बना के रखा हुआ है, तो वो सब कहाँ है, जमींदार एवं शहरों के उच्च मध्यम वर्गीय लोगों के बीच में इनकी पैठ बनी हुई है, इनका सामाजिक आधार। उग्रवादियों का सामाजिक आधार, इनकी पैठ कहाँ पे है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैठ कहाँ पे है इनकी, तो ये शहरों के शिक्षित एवं निम्न मध्य वर्गीय लोगों के बीच में है। दोनों कहाँ पे है, शहर में ही, ध्यान रखना है, दोनों शहर में ही है। और लेकिन इनका जो है शहरी सामाजिक क्षेत्र कैसा अलग है उदारवादी को, और उग्रवादियों को सामाजिक क्षेत्र कैसा है, वो उनका अलग है। तो जो आधार है ये, एक तो जमींदार और शहरी उच्च मध्यम वर्गीय लोगों को समाये हुए, दूसरा यहाँ पे शिक्षित शहरों के ही हैं, लेकिन शहरों के शिक्षित एवं निम्न मध्य वर्गीय लोग। अगर आपसे कभी बोल दिया जाए ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित एवं मध्य वर्ग, तो गलत हो जाएगा ये। अगर कभी पूछे आपसे यूपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस पूछे, तो क्या यहाँ पे कभी ये मत बोलना कि भाई ग्रामीण थे। शहरी क्षेत्र के शिक्षित एवं निम्न मध्य वर्गीय लोग, इनका क्या है सामाजिक आधार, इनकी पैठ कहाँ पे है, वहां पे। तो इनकी पैठ कहाँ पे, शहर क्षेत्र के अशिक्षित एवं निम्न मध्य वर्गीय लोगों के बीच पर। दूसरा सैद्धांतिक प्रेरणा स्रोत इनका क्या है, पाश्चात्य उदार विचार एवं यूरोपीय इतिहास। तो ये यूरोप से ज्यादा प्रेरित हैं, और जो उनके लेखक हैं वहाँ पे कई बड़े बड़े हमने देखा हुआ था, वोल्टेयर हैं, रूसो हैं, दांते हैं, कांट हैं, तो उनके जो जो विचार हैं उनसे प्रेरित हैं। लेकिन हमारे यहाँ अगर सैद्धांतिक प्रेरणा स्रोत देखेंगे जो उग्रवादियों का है, उनका क्या है, भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक विरासत एवं परंपरागत हिंदू को, बस इनका विदेशों से कोई लेना देना नहीं। दूसरा देखते हैं, ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास। ये ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते हैं कि हमें अंग्रेज शिक्षित करने आए हैं, हमारी बात कैसे नहीं मानेंगे, हम क्या प्रार्थना सभाएं करेंगे, उनका आयोजन करेंगे, संवैधानिक तरह से क्या है हम अपनी मांग रखेंगे ब्रिटिश के सामने, कैसे नहीं मानेंगे। तो ये इनका क्या है, न्यायप्रियता में ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते हैं। ये बिल्कुल भी ब्रिटिश न्यायप्रियता में या उनके पास क्या है, कोई निष्ठा नहीं रखते। बोलते नहीं नहीं, हम अपनी खुद जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे, हम संघर्ष करते हुए हम अपनी आज़ादी ले लेंगे। तो इनको क्या है, ब्रिटिश न्यायप्रियता में कोई विश्वास या निष्ठा बिल्कुल नहीं है। कौन है ये, उग्रवादी। इनका विश्वास था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हितों के लिए क्या होंगे, लाभप्रद होंगे। तो ये उदारवादियों का दौर यहाँ पे चलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ इनका मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध रहने से भारत का आर्थिक शोषण जारी रहेगा, इस वजह से हमें कोई लेना देना नहीं, हम कोई भी राजनीतिक संबंध या सामाजिक या सांस्कृतिक संबंध कुछ भी नहीं रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ही मना कर देते हैं। ठीक है, तो ये उदारवादी उग्रवादी में अंतर। एक और देख लो, कुछ और भी है। ब्रिटिश ताज की प्रति पूर्ण निष्ठा थी इनकी क्या है, जो जो उग्रवादी है, जो उदारवादी है, सॉरी, जो उदारवादी हैं, यहाँ पे क्या हम लिख दे रहे हैं, उग्रवादी। ठीक है, तो इनकी ब्रिटिश ताज या कह सकते क्राउन के प्रति पूर्ण निष्ठा है, लेकिन उग्रवादी इनका उनका विश्वास था कि ब्रिटिश ताज भारतीय निष्ठा के प्रति क्या है, अयोग्य है, इनमें कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि उन्हें हमें गुलाम बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बिल्कुल ही उसकी निष्ठा के प्रति क्या करते हैं, अयोग्यता जाहिर करते हैं। दूसरा देखते हैं आपके उदारवादियों में क्या अंतर है, क्या एक नया स्टेप है, नया नया पॉइंट क्या है। इनका मानना है कि सरकार विरोधी आंदोलन मध्य वर्गीय शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहना चाहिए, क्योंकि जन सामान्य अभी राजनीतिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए तैयार है ही नहीं। ठीक है, तो इनका जन सामान्य में कोई क्या है, जन सामान्य में विश्वास नहीं है, जन सामान्य में विश्वास नहीं। यहाँ पे इन्हें जन सामान्य की शक्ति एवं त्याग की भावना में पूर्ण निष्ठा थी। ठीक है, इनका मानना था कि नहीं, जन सामान्य ही वो बड़ी ताकत है जो अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ सकती है। भारत से बाहर कौन खदेड़ सकती है, जन सामान्य की जो शक्ति है वही यही खदेड़ सकती है, बाकी किसी में इतनी ताकत नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है। नेक्स्ट क्या है, सरकारी सेवाओं में भारतीयों की सहभागिता बढ़ाने एवं संवैधानिक सुधारों की मांग करना। देख लो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारतीय सेवाओं में, सरकारी सेवा भारतीयों की सहभागिता बढ़ाना। ठीक है, बार बार मांग करते रहते थे कि भाई बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, ये सारी चीजें हो रही थी। यहाँ पे क्या है, भारतीय दुर्दशा को दूर करने हेतु स्वराज की मांग। सिर्फ इनका एक ही लक्ष्य था,
स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर ही रहेंगे। कौन बोल रहा है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये क्या है? ये बोलते नहीं, सिर्फ सहभागिता बढ़ाई है आपने, कोई लेना देना नहीं। इसके बाद में क्या कि इसमें हम देखते हैं उदारवादियों के दौर में केवल संवैधानिक दायरे में रहकर लक्ष्य पाने में विश्वास करते थे। कौन? उदारवादी। आवश्यकता पड़ने पर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए असंवैधानिक तरीकों जैसे कि बहिष्कार एवं अहिंसात्मक प्रतिरोध से परहेज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे असंवैधानिक तरीके हैं, अहिंसात्मक आप प्रतिरोध कर सकते हो, ऑब्वियस बात है, संविधान में नहीं लिखा गया, लेकिन क्या है आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बहिष्कार और अहिंसात्मक प्रतिरोध से परहेज नहीं करेंगे। लेकिन इनका मानना था उदारवादियों को, नहीं भाई हम संवैधानिक दायरे में रहकर के अपने लक्ष्य में प्राप्त करेंगे, नहीं तो ऐसा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें। एक और है पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के ये समर्थक है। ठीक है, तो क्या करें? पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के समर्थक है। और यहाँ पे भारतीय समारोहों के आयोजन, प्रेस, शिक्षा और भारतीय साहित्य के समर्थक। हमने देखा हुआ था किस तरह से ये समर्थन कर रहे हैं, देखा हुआ था ना, मेलों का आयोजन करना, साहित्य गाना, अपनी जो हमारी जो स्थापत्य कला है, चित्रकला है, वास्तुकला है, उसको आगे लाना, ये सारे कार्य क्या है यहाँ पे किए जा रहे थे। आपने देखा बहुत बाल गंगाधर तिलक जी ने किस तरह से जो है शिवाजी और गणपति का उत्सव किया हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, ये भारतीय समारोह में उनका आयोजन, प्रेस, शिक्षा और भारतीय साहित्य में क्या ये अपना समर्थन दे रहे थे। वही सारी चीजें हैं। तो ये यहाँ पे अपनी शक्ति को पहचान रहे हैं और बाकी उदारवादियों में और उग्रवादियों में यही अंतर। गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। देखो क्या हुआ है, गड़े मुर्दे कैसे उखाड़ने हैं इनको, एक बार फटाफट देखो। दिसंबर 1906 में चलते हैं। दिसंबर 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कहा हुआ था, सबको पता है, हमने बताया हुआ था, कलकत्ता में हुआ है। और इस अधिवेशन में तत्कालीन सांप्रदायिक दंगे और क्रांतिकारी आतंकवाद तथा उग्रवादियों की लोकप्रियता में वृद्धि के कारण उदारवादियों का प्रभाव कम हो गया। हमने क्या कहा था आप लोगों से कि यहाँ पे जो आंदोलन है, जो लगातार हमारी क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा, जो आंदोलन है, इस आंदोलन पे किसका प्रभाव था? इसका जो प्रभाव है वो उग्रवादियों का प्रभाव था। उग्रवादियों का इस पे क्या है, आंदोलन पे उग्रवादियों का प्रभाव। ओके, और कांग्रेस पे किसका प्रभाव था? कांग्रेस पे किसका प्रभाव था? नरम दल। स्वाभाविक है टकराव की स्थिति। और उस टाइम पे जो सबसे बड़ी संस्था थी जो देश को लेके चल रही थी, कौन सी थी? कांग्रेस थी। ओके, सारे नेता क्या है कांग्रेस के अंदर, उग्रवादी नेता भी कांग्रेस के अंदर ही है। लेकिन आंदोलन पे पकड़ किसकी है? आंदोलन पे पकड़ जो है वो किसकी है? वो उग्रवादियों की है। और कांग्रेस पे पकड़ किसकी? नरम दलों की है, उदारवादियों की। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि टकराव की स्थिति होने वाली है, वो भी अच्छी बात है, होने वाली है और हुई भी। 1907 का विभाजन पड़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, टकराव की स्थिति बनी हुई थी और हुई भी, और इसका विभाजन भी हुआ। तो बड़े मुर्दे कैसे उखाड़ते? हमने देखा कि 1906 में जब अधिवेशन हुआ, 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता में हुआ, तो इस टाइम देखेंगे कि उदारवादियों का प्रभाव बहुत कम हो चुका था, उग्रवादी जो है काफी हावी हो गए थे। और इस अधिवेशन में उग्रवादी चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। अभी हमने शुरू में बात की हुई थी, हम इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे कि उग्रवादी चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक जी को या फिर लाला लाजपत राय जी को क्या है अध्यक्ष बनाया जाए और उनके आधार पर सारी चीजें की जाए, तो प्रस्ताव पारित करें अपने। प्रस्ताव में हमने पहले देख लिया हुआ था, क्या था वो? क्या था कि बंगाल के बाहर जो है स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को पूरे देश में इसको लागू किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चाहते थे। जबकि नरमपंथी जो चाहते थे क्या? डॉक्टर रास बिहारी घोष का नाम प्रस्तावित किया हुआ। और ब्रिटेन या अन्य उपनिवेशों की तरह स्वराज एवं स्वशासन को लोगों को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया। ये पहली बार हो रहा है, ये पहली बार हो रहा था, ये पहली बार हो रहा था, हमने बताया हुआ था। तो नरमपंथी चाहते थे कि रास बिहारी घोष को नाम प्रस्तावित किया, बोलो इनको बनाया जाए। लेकिन उग्रवादी चाहते थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। अब यही मुद्दा एक है, यही मुद्दा है जब टकराव की स्थिति बेहद गंभीर है। टकराव की स्थिति बेहद गंभीर कब हो जाती है? 1906 में, जब क्या है दोनों दल आपस में बोलते हैं कि ये इनको अध्यक्ष बनाया जाए। उदारवादी चाहते थे इनको अध्यक्ष बनाया जाए, ठीक है। और अपना लक्ष्य भी क्या है इस समय, ये दबाव में किया गया, जो स्वराज एवं सुशासन का लक्ष्य जो ये रखा गया, घोषित किया गया कांग्रेस का, ये दबाव में किया गया। किसके? उदारवादियों के दबाव में किया गया। उदारवादियों के दबाव में क्यों किया गया?
हमने देखा हुआ है कि आंदोलन पे प्रभाव किसका जाता, पकड़ किसकी बनी हुई, उग्रवादियों की, उदारवाद को उग्रवादियों की। ठीक है, इस वजह से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रशासन एवं स्वराज की मांग जो है, वो जो लक्ष्य है वो कांग्रेस का लक्ष्य विकसित किया गया। अब क्या हुआ, स्वदेशी एवं बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थन में भी एक यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया, तो ध्यान रखेंगे, फैक्चुअल डाटा आपको मिलना चाहिए यहाँ पे। वो है क्या कि यहाँ पे क्या क्या जो है वो यहाँ पे प्रस्ताव रखे गए थे। एक तो प्रस्ताव क्या रखा गया था, एक प्रस्ताव ये रखा गया था कि भाई इसको बंगाल में ही रहना चाहिए, जो आंदोलन है वो कहाँ पे, बंगाल में ही रहना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव क्या रखा गया, दूसरा प्रस्ताव रखा गया था, तो यहाँ पे पहला क्या है, आंदोलन सिर्फ बंगाल तक, सिर्फ बंगाल तक, बंगाल। दूसरा, स्वराज, स्वराज जो लक्ष्य है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, या स्वशासन। और तीसरा यहाँ पे क्या है, तीसरा है यहाँ पे स्वदेशी एवं बहिष्कार एवं बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन। ठीक है, तीन मुद्दे हैं यहाँ पे, ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि 1906 में जब हुआ है तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। तो सिर्फ बंगाल तक आंदोलन का, और इसको स्वराज, स्वशासन और स्वदेशी एवं बहिष्कार तथा शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थन में प्रस्ताव पारित किए गए थे, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये बड़े मुद्दे हमने उखाड़ लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, उग्रवादियों का यहाँ पे पक्ष क्या है, धोखा कहाँ पे खा गए, क्या चीजें हुई है, एक बार देख लो। पक्ष क्या है इनका, इस अधिवेशन में प्रथम बार जो है वो स्वराज शब्द का उपयोग किया गया, किंतु इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई थी। इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई थी, जिससे बाद में इस विषय पर उदारवादियों और उग्रवादियों में बहस छिड़ गई। समझ रहे हैं, जो स्वराज लक्ष्य घोषित किया गया, इसको परिभाषित ना करते हुए बस सिर्फ नाम दे दिया गया। जब नाम दिया गया तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों में मतभेद हो गए, भाई इसको आपने स्वराज किस आधार पे मांगा हुआ। ठीक है, स्वराज किस आधार पर, ये क्या है, उग्रवादियों का पक्ष है कि हमें पहले परिभाषित करो कि भाई आपने स्वराज, क्या इसकी परिभाषा क्या है, क्या हम पूर्ण स्वतंत्र हो जाएंगे, या किसी और जो स्वतंत्र औपनिवेशिक राष्ट्र हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, क्या हम उनकी तरह रहेंगे। तो उग्रवादियों का पक्ष ये है कि हमें पहले परिभाषित करो स्वराज। दूसरा पक्ष क्या है, उनका मानना है उग्रवादियों का कि कलकत्ता अधिवेशन में उदारवादियों के प्रस्ताव को ज्यादा महात्मा मिलने की वजह से निराशा बढ़ी हुई। तो वो ऐसा सोच रहे हैं, कौन सोच रहे हैं, उग्रवादी ऐसा सोच रहे हैं, उग्रवादी जो बताने वाले लोग वो ऐसा सोच रहे हैं। और धीरे धीरे दोनों में क्या है, दोनों पक्षों में मतभेद बढ़ने लगे। और उदारवादियों का यहाँ पे उग्रवादियों का और भी मानना है कि इस समय भारतीयों में अभूतपूर्व उत्साह है। आप करके तो देखिए एक बार, बहिष्कार आंदोलन को बाहर निकाल के तो देखिए, क्यों तुम बंगाल जैसी चिड़िया में फंसा के रखे हो, हाँ सॉरी, पिंजरे में फंसा के रखे हो, उसको बाहर निकालो। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इस समय भारतीयों में अभूतपूर्व उत्साह है तथा स्वतंत्रता आंदोलन को पूर्ण रूप से प्रारंभ करने का उपयुक्त समय है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय किसी को इसमें अध्यक्ष बना दो। इवन आप देखेंगे किसी में भी, हाँ इस जो विशेष तौर पे हुए हैं कांग्रेस के अधिवेशन, वहां पे तो बाल गंगाधर तिलक जी बने हुए हैं अध्यक्ष, लेकिन वार्षिक अधिवेशन में कभी भी बाल गंगाधर तिलक जी को क्या है, अध्यक्ष के तौर पर नहीं नामित किया गया है। तो ये खास ध्यान रखेंगे कुछ बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, कि बाल गंगाधर तिलक ऐसे राजनेता हैं जो बहुत प्रभावशाली रहे, लेकिन कभी भी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता नहीं की या करने नहीं दी गई, ये कहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलो, तो यहाँ पे क्या बात हुई, वो कह रहे थे कि भाई अभूतपूर्व उत्साह है और इसको क्या है, पूर्ण रूपे अब इस स्वतंत्र तथा स्वतंत्रता आंदोलन को पूर्ण रूपे प्रारंभ करने का उपयुक्त समय है, आप कर दीजिए। उनका और भी मत था, क्या मानना था, उनका मत था कि वह समय आ गया है जब ब्रिटिश शासन पर आघात किया जाए तथा उसे जड़ से उखाड़ फेंका जाए। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे वहां पे आपको देखने को मिलेंगे कि क्या क्या किस तरह से रूपरेखा बन रही है, किस तरह से दोनों में मतभेद की स्थिति बनी हुई। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उदारवादी इस कार्य के लिए अनुपयुक्त हैं तथा उन्हें स्वतंत्रता अभियान से अलग कर दिया जाए। यहां तक कि उग्रवादियों का पूर्व मान रहे थे। तो उग्रवादियों का पक्ष क्या है, क्या ऐसा मान रहे थे वो
कि हाँ भाई, उदारवादियों को इस कार्य के लिए वो अनुपयुक्त मान रहे थे और बोले थे नहीं, इनको स्वतंत्रता अभियान से दूर कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, क्योंकि ये संवैधानिक मांगेंगे और ये मांग प्रस्तुत करेंगे अपनी, और वो अनुनय विनय की नीति, ये सारी चीजें वहां पे रखेंगे तो भी अच्छा है। ठीक है। अब उदारवादियों का पक्ष देख लो एक बार, उनका क्या मानना है, ये भी संभावित है, एक बार देखो क्या है। दूसरी ओर उदारवादियों ने निष्कर्ष निकाला है कि कि इस समय जो उग्रवादी हैं, उग्रवादियों के साम्राज्यवाद विरोधी अभियान से उनका जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार को हटाने पर तुले हुए हैं। और क्या है, उनका मानना है कि भाई obvious सी बात है, शिक्षित करेंगे। उदारवादी क्या सोचते थे कि इनका पूरा अभी तरह का, इनकी जो नीतियां हैं वहां पे पूरी तरह से असहयोग नहीं करना चाहिए। अगर हमने असहयोग किया तो क्या होगा, उदारवादियों का विश्वास करने लगे कि निकाय सुधारों के द्वारा जो है प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी का जो उनका स्वप्न वो पूरा हो जाएगा। बात है यहाँ पे 1906 की, और निकाय सुधार कब होने वाले हैं, बाद में होने वाले हैं। ठीक है। तो ये एक तरह से इनका पक्ष है उदारवादियों का। उदारवादियों का पक्ष क्या है, क्या निष्कर्ष निकाला, उन्होंने कहा भाई अगर उग्रवादी साम्राज्यवाद विरोधी अभियान चलाएंगे तो हम उससे बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि भाई वो पूरी सरकार को हटाने में तुले हुए। और जो इनका स्वप्न है कि निकाय सुधारों के द्वारा जो है प्रशासन में भारतीयों की दारी बढ़ेगी, तो हो सकता है कहीं हमारा स्वप्न ना, जो हमने प्रयास किए वो कहीं टूट ना जाए, स्वप्न जो है वो टूट ना जाए, जो हमने प्रयास किए वो कहीं धूमिल ना हो जाए। तो नरमपंथियों ने तर्क दिया, क्या तर्क दिया कि अतिवादियों के दबाव में कांग्रेस को जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। तो नरमपंथियों ने अपना साफ तौर पर बोला हुआ कि भाई हम आपके साथ में नहीं जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप पूरी सरकार को हटाने पे तुले हुए हो, और अभी जो निकाय सुधार होने वाले हैं आज, इसमें भारतीय प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ने वाली है, हो सकता है वो नहीं हो पाए। हाँ, तो हमारा जो पहले से ही हिसाब लगा के रखे वो हो सकता है वो नहीं हो पाए। तो यहाँ पे नरमपंथियों का एक और भी तर्क है कि अतिवादियों के दबाव में अतिवादियों के दबाव में कांग्रेस को जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला नहीं उठाना चाहिए जिससे भारतीय हितों को नुकसान पहुंचे। तो ये ऐसी बात है, यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग दोनों के विचार हैं, दोनों में मतभेद बहुत ज्यादा गहरा जाते हैं। उदारवादी अतिवादियों के साथ किसी भी प्रकार के सहयोग या संभव नहीं चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उग्रवादी चाहते हैं कि भाई अनुपयुक्त हैं, और उनके द्वारा भी क्या है, कह रहे हैं कि इनको भाई स्वतंत्रता आंदोलन से अलग कर दिया जाना चाहिए। और यहाँ पे जो उदारवादी है वो भी यही चाह रहे हैं कि अतिवादियों के साथ हम किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध या सहयोग नहीं चाहते हैं, आप बिल्कुल ही जुदा हो जाइए, हमसे अलग हो जाइए, अब कोई लेना देना आपसे नहीं है। ठीक है। तो दोनों के पक्ष आपने देख लिए हैं, मतभेद इतने गहरे हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं उदारवादी धोखा कहाँ पे खा गए, क्या दिक्कत हुई यहाँ पे। आप आपने निकाल तो दिया उनको कि भाई आप जाइए, कोई मतलब नहीं है, धोखा कहाँ पे खा गए। उदारवादी अनुमान नहीं लगा सके कि सरकार द्वारा काउंसिल सुधारों का वास्तविक उद्देश्य उदारवादियों और उग्रवादियों से पृथक करना है, उग्रवादियों को उदारवादियों से पृथक करना, या उदारवादियों को उग्रवादियों से पृथक करना। तो इस तरह का जो है वो हिसाब लगा के बैठे हुए थे, ऐसा ही हुआ। क्या अनुमान नहीं लगा सके कि सरकार द्वारा जो काउंसिल सुधारों का वास्तविक उद्देश्य क्या है, अतिवादियों को उदारवादियों से पृथक करना था, ना कि उदारवादियों को उपहार देना। लेकिन उदारवादी तो ऐसे ही मान के चल रहे थे ना, उदारवादी क्या मान के चल रहे थे, उदारवादी मान के चल रहे थे कि भाई काउंसिल सुधारों के द्वारा क्या है, अब भारतीयों प्रशासन भारतीयों की भागीदारी बढ़ेगी। लेकिन जब ये ऐसा मुद्दा आया तो आप देख रहे हैं किस तरह से टकराव की स्थिति बनी हुई है, धोखा खा गए, ऐसा कैसे हो गया। हाँ? और अतिवादियों ने भी नरमपंथियों का हर कदम पर गलत अनुमान लगाया हुआ था कि ऐसा नहीं हो करना चाहिए उनको, ऐसा नहीं होना बिना की नीति, ये सारी चीजें उनसे होती। ठीक है। यहाँ पे उनका भी थोड़ा सा दोष है, अतिवादियों ने भी क्या है, नरमपंथियों के हर कदम का गलत अनुमान लगा लिया, और दोनों ही पक्ष इस बात की महत्ता से परिचित नहीं हो सके कि भारत जैसे विशाल औपनिवेशिक देश को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए विशाल राष्ट्रवादी आंदोलन एवं आपसी एकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यही आपसी एकता और नेतृत्व क्षमता, हाँ, पहले जो नेतृत्व क्षमता की जो कमी महसूस हो रही है अभी, वो इसी तरह की जो यूनिटी और नेतृत्व क्षमता की कमी आपने देखी होगी 1857 की क्रांति, या इसके बाद में जो भी चीजें हुई हैं वहां पे साफ साफ तौर पर देखें। और गलती यहीं पे कर रहे हैं, गलती यहीं पे कर रहे हैं जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, क्योंकि 1857 में भी हमने देखा हुआ था, 1857 में भी हमने क्या देखा हुआ था,
वहां पे भी यही था कि बहुत अच्छा नेतृत्व नहीं बन पाया था, मिल नहीं पाया था, और जो संगठन था उसमें यूनिटी नहीं थी। तो यहाँ भी वही कमजोरी देखने को आपको मिल रही। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं सीखा क्या 1857 की क्रांति से? क्या अ, जो 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 आंदोलनकारी हैं उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा? तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे, अगर इस बात को ही लेके पूछ दे क्वेश्चन। तो भारत जैसे विशाल औपनिवेशिक देश को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए एक विशाल राष्ट्रवादी आंदोलन एवं आपसी एकता अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आपसी एकता अत्यंत आवश्यक। तो ये सारे मुद्दे थे। फिर से मुद्दा क्या गरमाया, क्या गरमाया यहाँ पे? फिर से देखो, अभी ये सारी चीजें हो गई, अब हम बात करते हैं स्वर्ण विभाजन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 1900, यहाँ पे जो लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जो 1907 में, 1906 में यहाँ पे दादा भाई नौरोजी यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, जब मुद्दा ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे ये कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे अध्यक्ष रहते हैं इस टाइम। मतभेद ज्यादा हो जाते हैं तो संभालने के लिए यहाँ पे स्थितियां क्या है, काबू करने के लिए हाँ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को बुलाया जाता है, तो वहाँ पे अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो हमने बात की हुई। फिर से मुद्दा क्या गरमाया? अब जो है अतिवादी 1907 की हम बात कर रहे हैं। अब हम लोग कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं? अब हम लोग पढ़ रहे हैं तुरंत विभाजन की ओर। क्या है मुद्दा यहाँ पे? अतिवादी चाहते थे, फिर से अतिवादी चाह रहे हैं कि 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो नागपुर प्रांत में, मतलब मध्य प्रांत में, नागपुर प्रांत मतलब मध्य प्रांत जो कि इसमें क्या है, एमपी है, नागपुर में आयोजित किया जाए। बाल गंगाधर तिलक एवं लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष चुने गए। फिर से वही रोना कि भाई 1906 में तो आपने नहीं बात हमारी मानी, लेकिन अब तो मान जाओ कि 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है वो नागपुर मध्य प्रांत में जो है, मध्य प्रांत में जो एमपी है अभी हाल फिलहाल का एमपी, आधुनिक एमपी, यहाँ पे मतलब नागपुर में आयोजित किया जाए। और फिर से वही रोना कि बाल गंगाधर तिलक जी को या लाला लाजपत राय को इसमें से अध्यक्ष बनाया जाए। साथ ही उनका मानना था कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन तथा राष्ट्रीय शिक्षा के पूर्ण समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया जाए। तो फिर से वही बात है, बस अंतर क्या है? जगह बदल गई है, साल बदल गया है, बात वही है फिर से। कौन सी? जो 1906 में थी, 1906 में थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है कि प्रस्ताव तो यहाँ पे पारित किया गया था स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का, राष्ट्रीय शिक्षा की, लेकिन किसके लिए था? बंगाल के लिए था। अब फिर से जो चाह रहे थे, फिर से ये चाह रहे थे कौन? जो उग्रवादी थे, अतिवादी थे, वो फिर से चाह रहे थे कि भाई ठीक है, आपने स्वदेशी में बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा जो है उसका प्रस्ताव तो पारित कर दिया है, अच्छी बात है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि अब तो पिछली बार आपने बात हमारी 1906 में नहीं मानी, अब तो मान जाओ, अब तो कम से कम बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को बना दो। पहले भी यही कह रहे थे, अब भी यही कह रहे हैं, तो अब तो मान जाओ। 1907 आ गए, एक साल हो गया है, लेकिन बोले नहीं। यहाँ पे क्या है, अब दो तीन बातें यहाँ सामने निकल गए, बस क्या है, जगह चेंज हुई। वो कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में, ये नागपुर में प्रस्तावित है अभी, ये नागपुर में प्रस्तावित है। तो यहाँ पे उग्रवादी चाह रहे हैं कि भाई स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा को पूर्ण समर्थन दिया जाए, और ऐसा प्रस्ताव वो पारित किया जाए यहाँ पे। दूसरी ओर उदारवादी क्या चाह रहे हैं? देखो, उदारवादी चाहते हैं कि 1907 का अधिवेशन जो है वो सूरत में आयोजित किया जाए। कहाँ पे किया जाए? सूरत। और किसी भी हालत में तिलक जी को जो है वो अध्यक्ष न बनने दिया है, किसी भी हालत में तिलक को अध्यक्ष न बनने दिया है। सूरत को, आप सूरत में क्या है, सूरत में इसका आयोजन करने की बोल रहे हैं। तो अतिवादी क्या कह रहे हैं? नागपुर में अधिवेशन हो। कहाँ पे हो? नागपुर में अधिवेशन हो। तो उदारवादी कहाँ चाह रहे हैं? सूरत में आयोजन किया जाए। उन्होंने मेजबान प्रांत के नेता को कांग्रेस का अध्यक्ष ना बनने, जान ना बनाए, बना ना चुने जाने की वकालत की, क्योंकि सूरत जो है उस टाइम तिलक के गृह प्रांत बंबई के अंतर्गत आता था। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अब समझ में आ रहा होगा कि सूरत विभाजन क्यों होगा। दोनों में मतभेद है, दोनों में जगह, दोनों में अध्यक्ष अलग अलग बनाए जा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो।
अतिवादी बोल रहे हैं कि भाई इसको क्या है नागपुर में, और उदारवादी चाह रहे हैं इसको सूरत में। अतिवादी चाह रहे हैं कि तिलक या बाल गंगाधर तिलक, जबकि उदारवादी क्या चाह रहे हैं, उदारवादी चाह रहे हैं कि यहाँ पे रास बिहारी घोष को बनाया जाए और किसी भी हालत में बाल गंगाधर तिलक जी को जो है वो क्या इसका अध्यक्ष न बनने दिया जाए। क्यों? बोलते हैं कि नहीं वो तो उनका गृह राज्य है, सूरत उस टाइम क्या बंबई प्रांत के अंतर्गत आता था। उन्होंने वकालत की, क्या वकालत की भाई की जो जहाँ सूरत जो है इनके गृह राज्य में आ रहा है, इस वजह से आप यहाँ पे अध्यक्ष नहीं बन सकते। होता ना ऐसा पार्टी में कि आज राज्यपाल में ऐसे ही पूछा जा रहा कि वो किसी, आज की स्थिति अगर हम बात करें कि आप अगर किसी स्टेट के राज्यपाल चुने जाते हैं तो आपका वो स्टेट होना नहीं चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे बिल्कुल सम्मेलन तो हुआ, लेकिन अंतर क्या हुआ यहाँ पे, वो चाह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा हो, स्थान और अध्यक्ष के वजह से यहाँ पे फिर से मतभेद हुआ। तो उन्होंने क्या किया, वकालत कर दी कि भाई इनको नहीं, किसी भी हालत में नहीं बनने दिया जाएगा। तो रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने तथा स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को वापस लेने की जोरदार मांग थी। तो एक प्रस्ताव तो पारित हो गया था यहाँ पे, शिक्षा नीति इसका जो है वो 1906 में हमने देखा पारित हो गया था। लेकिन अब जो है ये कांग्रेस चाह रही है, यहाँ पे जो उदारवादी नेता हैं वो चाह रहे हैं कि रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए और जो स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव उसको वापस ले ली जाए। तो यहाँ पे ये जोरदार मांग हुई। दोनों में मुद्दा बहुत ज्यादा गर्माया, दोनों में क्या है मुद्दा बहुत ज्यादा गर्माया हुआ है, और इस समय दोनों ही पक्षों में अड़ियल रुख अपना लिया और समझौते की किसी भी संभावना को इनकार कर दिया। ठीक है, तो दोनों में अंतर है एकदम से। कोई नहीं चाहता है कि ऐसा हो ऐसा, सब क्या अपने अपने धुन में लगे हुए हैं। और इन परिस्थितियों में कांग्रेस में विभाजन जो है वो निश्चित हो गया, क्योंकि इस समय कांग्रेस में उदारवादियों का वर्चस्व था। फलतः उन्होंने ब्रिटिश शासन की सीमा में रहते हुए स्वराज एवं स्वशासन की मांग की और संवैधानिक तरीके से ही आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। वो कौन सी जगह है, सूरत है। कौन सी जगह है वो, सूरत ही है जहाँ पे ये विभाजन हो जाते हैं। आगे की राह हम लोग देख लेते हैं, आगे क्या हुआ एक बार और बात करते हैं। 1907 और 1911 के मध्य सरकार विरोधी आंदोलन को कुचलने के लिए 5 नए यहाँ पे कानून ताजा तरीन कानून बनाए जाते हैं, जो आप देख लो एक बार। राजद्रोही सभा 1907 है, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908 और फौजदारी कानून संशोधित अधिनियम 1908 तथा भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, ये सारे जो हैं इसके लिए बनाए गए थे, आप सरकार विरोधी आंदोलन को चलने के लिए। इसके बाद में क्या हुआ, आगे की राह क्या है, आगे क्या हुआ, मुख्य अतिवादी नेता बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया था। और इसी समय बिपिन चंद्र पाल अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया हुआ था और लाला लाजपत राय जो है वो विदेश चले गए थे। ठीक है, और अतिवादी आंदोलन को आगे जारी रखने में सारे जो है वो असफल रहे, क्योंकि भाई टूट गया था, कांग्रेस से अलग हो गए थे, तो अब ज्यादा शक्ति तो बची नहीं हुई थी। तो ये बहुत बहुत ज्यादा क्या है, जो कह सकते हैं जो सामाजिक आधार था वो भी कमजोर हो गया था किस तरह से। तो सब क्या है तितर बितर हो गए थे, और उदारवादियों की लोकप्रियता भी कम हो गई थी, क्योंकि ये युवाओं का जो है वो सहयोग या समर्थन प्राप्त करने में नाकाम रहे थे। तो सब में अलग अलग सारी चीजें आप देखेंगे। एक तो यहाँ पे आगे क्या हुआ, तो यहाँ पे एक तो अ, आंदोलन को कुचलने के लिए, कह सकते हैं और दमन करने के लिए कानून बना दिए गए थे। बाल गंगाधर तिलक जी जो है वो मांडले जेल भेज दिए गए थे। बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष को सक्रिय राजनीति से संन्यास उन्होंने ले लिया हुआ था, और लाला लाजपत राय वो जेल चले गए थे। तो चारों नेताओं जो थे, लाल बाल पाल जो तिगड़ी थी या चौकड़ी कह सकते हैं आप, वो सब तितर बितर हो गई थी। और ये क्या है, इस वजह से देखेंगे कि आंदोलन आगे जारी नहीं रहेगा, और इस उदारवादियों की लोकप्रियता में भी कमी हो गई थी, क्योंकि भाई वो युवाओं के का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त करने में नाकाम रहे थे। संवैधानिक और अन्य विनय की नीति जो है वो ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुई, तो यहाँ पे युवा जो है वो काफी ज्यादा नाराज नाखुश रहे थे। ओके, सरकार की रणनीति क्या थी एक बार बात कर लेते हैं फटाफट।
और इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ा सा आपको देखना है, बस जान लेना है एक बार, क्या जान लेना है, तो क्या करना, देखना है क्या है। अंग्रेजों के दृष्टिकोण से कांग्रेस साम्राज्यवादी विरोधी तत्वों के विरुद्ध थी तथा राष्ट्रवादी तथा उदार शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, आपको पता है चीजें। किंतु बाद के वर्ष में स्वदेशी में बहिष्कार आंदोलन के उभरने से कांग्रेस के प्रति सरकार का मोह जो है वो भंग हो जाता है और उसने राष्ट्रवादियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर लिया होता है। ठीक है, तो कांग्रेस के प्रति सरकार का जो रवैया था वो चेंज हो जाता है काफी हद तक, क्योंकि भाई एक संघर्ष की स्थिति, एक आंदोलन चला दिया गया है 1905 में, बहिष्कार आंदोलन। तो वहां पे आप जो है, जो सरकार का मोह है वो क्या है, वो भंग हो जाता है। यहाँ पे कैसा है, मोह भंग हो जाता है। तो अब क्या है, सरकार की इस नीति के प्रमुख शब्द जैसे हैं कि यहाँ पे कह सकते हैं अवरोध, सांत्वना और दमन के रूप में समझा जा सकता है। किस तरह से इन्होंने पहले तो अवरोध लगाया, फिर सांत्वना दी, फिर इसके बाद में दमन कर दिया है। तो अपनी इस रणनीति के प्रथम चरण में सरकार ने उदारवादियों को डराने हेतु अतिवादियों के साधारण दमन की नीति अपनाई। क्या हुआ था कि जो अवरोध है, यहाँ पे अवरोध उत्पन्न किया शुरू में, मतलब उदारवादी डर जाए तो अतिवादियों को क्या किया गया, डंडे लाठी मारे गए, लाठी चार्ज की गई, उनका दमन कर दिया। साधारण दमन था, अवरोध यहाँ पे पहले लगाया। इसके बाद में इसके बाद में क्या है, इसके बाद में द्वितीय चरण में सरकार तथा उदारवादियों के मध्य, जो सांत्वना की बात है यहाँ पे, द्वितीय चरण में सरकार और उदारवादियों के मध्य कुछ मुद्दों पर सहमति हुई तथा सरकार ने उदारवादियों को आश्वासन दिया हुआ था कि अतिवादियों से खुद को अलग रखें तो भारत में और समाज में सुधार संभव हो सकता है। तो वही बात थी कि इस प्रशासन में जो भारतीयों की भागीदारी, तो वहां पे क्या सांत्वना भी दी जा रही, कुछ जो है क्या दिया जा रहा है, लोग भाव वाली चीजें कि आप उग्रवादियों से आप अलग रहें। किनको बोला जा रहा है, ये जो है उदारवादियों को बोला जा रहा है, उदारवादियों को बोला जा रहा है कि आप जो है उग्रवादियों से अलग रहें। तो हम क्या करेंगे, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाएंगे और जो निकाय अभी होने, जो निकाय उसमें है उनमें हम प्रशासन में उनकी भागीदारी बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सांत्वना, इसके बाद दमन, इसके इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उदारवादियों को अतिवादियों से पृथक करना। हमने देख लिया, उसमें कोई बहुत गंभीर चर्चा करने की जरूरत है नहीं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और इसके बाद में दमन का सारा किस तरह से लिया गया, आपने देखा हुआ है कि यहाँ पे 5 नए कानून यहाँ पे प्रस्तावित किए जाते हैं, जिसमें कि राजद्रोही सभा है, अधिनियम 1907, ये सारे यहाँ पे आपको देख लें। ओके, मार्ले मिंटो। अब हम बात करते हैं सुधार की, जो बात हो रही थी 1909 में, इसके सुधार मार्ले मिंटो की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस सूरत विभाजन हो गया, ठीक है, सूरत का जो विभाजन है वो हो गया है। किस तरह से हुआ हमने देख लिया हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 1909, ठीक है, 1909 की हम लोग बात करते हैं, क्या क्या यहाँ पे चीजें हुई है। भारत सरकार, भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय मार्ले भारत सचिव एवं जो मिंटो है वो वायसराय है। तो अभी एक दो यहाँ पे आप देखेंगे जो सुधार के तौर पर जो अधिनियम आते हैं, तो उसमें एक तो सचिव रहते हैं, जो भारत राज्य सचिव थे, एक सचिव रहते हैं जिनका नाम जो है वो पहले होगा, जिनका नाम जो है वो कैसे रहेगा, पहले रहेगा, नाम पहले रहेगा। और इसके बाद में एक जो वायसराय रहेंगे, क्या रहेंगे, वायसराय जो रहेंगे, जो वायसराय रहेंगे, इनका नाम जो है, इनका नाम बाद में रहेगा, इनका नाम बाद में रहेगा पहले, और इनका नाम पहले, इनका नाम बाद में। तो ऐसे ये बनेगा, ठीक है। दो जो जो सचिव रहेंगे उनका नाम पहले रहेगा, भारत राज्य सचिव, और जो वायसराय रहेंगे उनका नाम बाद में रहेगा। तो इस तरह से एक तो पार्लियामेंट सुधार अधिनियम है, और एक अभी इसके बाद में 1919 जब हम पढ़ेंगे, 1919 जो सुधार हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं या मॉन्टफोर्ड बोलते हैं। तो उसमें मॉन्टेग्यू जो थे वो वायसराय, सॉरी सचिव थे, भारत राज्य सचिव, और चेम्सफोर्ड जो थे उस टाइम वो वायसराय थे भारत के। तो उनके दोनों, ये दो अभी आए हुए हैं हाल फिलहाल में, लगातार हैं, तो आपको ज्यादा कोई याद करने की जरूरत है नहीं, याद हो जाए। तो देखते हैं इसमें क्या प्रावधान किए गए, इसको हम लोग फिनिश करते हैं। भारत परिषद अधिनियम
जो सुधार की बात हो रही थी, निकाय की सुधार की जो बात हो रही थी उसमें, कि हम सुधार करेंगे कुछ, उसमें प्रशासन में भागीदारी कुछ बढ़ाएंगे। ठीक है, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी कुछ बढ़ाएंगे, तो वही बात यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या बढ़ाई गई या नहीं बढ़ाई गई, क्या जो है यहाँ पे मुख्य घटनाएं हैं और क्या चीजें हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के नाम पर एक अधिनियम पारित किया जाता है, और इसमें मार्ले जो है वो भारत सचिव हैं, और मिंटो जो है वो वायसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार की संज्ञा दी गई है, और सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य दो घटनाएं जिम्मेदार हैं, और वो घटनाएं कौन सी हैं, है ना, वो कौन सी घटनाएं जिम्मेदार हैं उसको हम लोग देखते हैं। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल वायसराय मिंटो से मिलता है जाके, और मांग की कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए। ठीक है, क्या क्या 1906 में हम देखा हुआ था, आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम मंडल जो है वो मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल वायसराय से मिलने गया, मिंटो से मिला जाके, और मांग की कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए, तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो ये दो मांगे उन्होंने रखी। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, रख दी मांगे। और इसी के पीछे जो है वायसराय समझ गए मिंटो कि हमें कुछ यहाँ पे करना चाहिए। उन्होंने सुधार के नाम पे मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम ले आए, और इसमें क्या क्या घटनाएं शामिल है उसके हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लो, प्रतिनिधिमंडल का तर्क क्या है, जब ये दो मांगे मांग रहे हैं आगा खां जी, जब आगा खां जी दो मांगे मांग रहे हैं वायसराय से, तो इसमें तर्क क्या है एक बार देखो। तर्क है कि उनकी साम्राज्य की सेवा के लिए उन्हें सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। मतलब हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, इस वजह से हमें समुदाय के आधार पर हमें जो है क्या कहा, महामहिम वायसराय मिंटो, हमें आपकी सेवा करनी है, इस वजह से हमें सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। और दूसरा क्या है, 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह नवाब मोहसिन मुल्क और वकारुल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो 1906 का वो टाइम है, जो आगा खां के नेतृत्व में जो मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल वायसराय से मिलने गया, यहाँ पे एक नई संस्था का जन्म कर दिया जाता है, और वो संस्था कौन सी है, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, ठीक है। अब आप समझ गए कि मुस्लिम लीग जब बनी, तो यहाँ पे जनसंख्या के अनुपात में वो प्रतिनिधित्व भी उनको दिया जाएगा, और ये क्या है, कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ेगी संस्था आगा खान। ठीक है, ये सॉरी मुस्लिम लीग। ठीक है, तो है ना, यहाँ पे आप देखेंगे क्यों हो रहा है इस तरह का, क्यों हो रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि उनकी साम्राज्य सेवा के लिए उन्हें सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, और तब इसके बाद में 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह मोहसिन मुल्क और वकारुल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना यहाँ पे हो जाती है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 1906 में क्यों प्रतिनिधिमंडल बना, और ये जो है संस्था जो मुस्लिम लीग है, ये कांग्रेस का विरोध करती है, अलग से प्रतिनिधित्व की मांग करती है। ये सारी बातें आपको यहाँ पे मिलेंगी, है ना। इसके बाद में 1909 में मार्ले मिंटो सुधार की जो मुख्य धाराएं हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं, क्या क्या धाराएं हैं। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। निर्वाचित सदस्य थे, उनकी संख्या में अचानक से वृद्धि कर दी जाती है। क्या है यहाँ पे, निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, तो पहला मुद्दा क्या है यहाँ पे, केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों जगह की गई, ध्यान रखेंगे आप लोग, दोनों जगह इसको पीटी के हिसाब से भी देखेंगे, कहाँ पे की गई, यहाँ पे केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई, और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया। ऐसा गैर सरकारी, सरकार के जो महकमे वाले लोग थे वो कम थे, अब कैसा हो गया, यहाँ पे गैर सरकारी बहुमत स्थापित कर दिया गया, किंतु गैर सरकारी सदस्यों में नामांकित एवं बिना चुने हुए सदस्यों की संख्या अधिक थी। ठीक है, निर्वाचन पद्धति तो अपना ली गई, संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन यहाँ पे
बहुमत भी बढ़ा दिया जाता है, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो चुने हुए थे, जो निर्वाचित थे, वो इनकी संख्या कम थी अभी भी। निर्वाचित सदस्यों की क्या है, संख्या बहुत कम थी। तो वही लिख रहा है कि इसके कारण निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी उनकी संख्या जो थी वो कैसी थी, बहुत कम थी, बहुत कम थी। ठीक है, क्या है, संख्या बहुत कम है। दूसरा क्या है, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में 60 सदस्य और नए पदेन सदस्य होते थे। ठीक है, अब क्या किया, संख्या बढ़ाई गई। किस तरह से दे, अब इन 69 सदस्यों में 37 जो थे वो सरकारी अधिकारी और 32 गैर सरकारी अधिकारी थे, सदस्य। और 32 गैर सरकारी सदस्यों में 5 जो है वो नामजद होते थे, 27 चुने हुए सदस्य होते थे। ठीक है, तो गैर सरकारी सदस्य और सरकारी सदस्यों में आप देख रहे हैं कितना अंतर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे फटाफट देख लेंगे, निर्वाचित 27 सदस्यों में से 6 हिंदू जमींदार थे। ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें, 6 जो है वो हिंदू जमींदार थे द्वारा, और 5 जो है वो मुस्लिमों द्वारा, एक मुस्लिम जमींदार द्वारा, और एक बम्बई की चेंबर ऑफ कॉमर्स, एक बंगाल की चेंबर ऑफ कॉमर्स, और 13 अन्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, लेकिन इसको हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आपको याद रखना है केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में 60 सदस्य और नए पदेन सदस्य जो है वो होते थे। ठीक है, तो ये दूसरी व्यवस्था थी। तीसरा क्या हुआ, तीसरा यहाँ पे तीसरा, निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। ठीक है, कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से। क्या व्यवस्था थी उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे जो निर्वाचित थे, मतलब निर्वाचन कैसे होता है, अब ऐसी हम बात करते हैं जैसे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है कैसा होता है, वो तो निर्वाचित रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। संसद के जो सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनके द्वारा ऐसा होता है। अब इसका कैसे चुनाव हो रहा है, निर्वाचन जो है वो निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। स्थानीय निकायों से निर्वाचन परिषद का गठन होता था, और ये प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन करती थी। तो कैसी प्रक्रिया चल रही है, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय ये क्या करते थे, निर्वाचन परिषद का गठन करते थे। यहाँ पे एक निर्वाचन परिषद होती थी, और ये निर्वाचन परिषद किसका गठन करती थी, प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन करती थी। और ये प्रांतीय विधान परिषद जो है वो केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन करती थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है, किस तरह से जटिल प्रक्रिया बना दी गई है। निर्वाचन तो हो रहा है, लेकिन कैसे है, अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई। जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात आपको यहीं पे ध्यान रखनी है कि इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई, और साथ ही मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायतें दी गई। अब क्या दी, रियायत क्या दी गई, एक तो चीज इनको मिल गई कि पृथक जो है सामुदायिक इनको प्रतिनिधित्व मिल गया है, लेकिन यहाँ पे और क्या रियायत दी गई कि उन्हें केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का भी अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या मुद्दे देख रहे हैं कि उन्हें केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। साथ ही यहाँ पे देखेंगे कि मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता को भी हिंदू की तुलना में कम रखा गया। तो वोटिंग कैसे हो जाती है, जो ज्यादा, मतलब जिसके पास में ज्यादा धन है, पैसा है, वही योग्य होता था। मान लो जिसके पास में 100 रुपए है वो ज्यादा योग्य, मान लो जिसके पास 50 रुपए वो कम योग्य नहीं दे सकता है। लेकिन यहाँ पे भी अंतर किया गया, अगर यहाँ पे मुस्लिम मुस्लिम के पास में 50 रुपए भी है तब भी वो वोट कर सकता था, और यहाँ पे अगर हिंदू के पास में 60 रुपए हैं तब भी क्या है, वो वोट नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे क्या साफ साफ तौर पर देखेंगे कि मुस्लिमों के लिए पृथक सामुदायिक प्रणाली की शुरुआत की जाती है, उनको विशेष रियायत दी जाती है, जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया जाता है, और आय की योग्यता को भी क्या है, हिंदुओं से कम रखा जाता है। ठीक है, हिंदुओं की तुलना में कम रखा जाता है। तो ये सारे जो है आपको मुद्दे यहाँ पे देखने मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या मुद्दे हुए सब फटाफट देख लेंगे। और फटाफट क्या हुआ, निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हुआ। इसके बाद में ये सामुदायिक, पृथक सामुदायिक प्रणाली जो है वो मुस्लिम को दे दी गई। इसके बाद में और क्या हुआ, व्यवस्थापिका सभाओं में अधिकारों में वृद्धि कर दी गई।
क्या क्या किया गया? सदस्यों को आर्थिक प्रस्ताव पर बहस करने, उनके विषय में संशोधन करने और उनको कुछ विषय पर मतदान करने, प्रश्न पूछने या साधारण प्रश्नों पर मतदान करने। यहाँ पे सब ध्यान रखेंगे, ये सारे चीज मुद्दे आए हुए हैं। कब आए हुए? 1909 में। 1909 में। तो क्या किया गया? सदस्यों को आर्थिक प्रस्ताव पर बहस करने और उनके विषय में संशोधन करने, हाँ, या उनके कुछ विषय पर मतदान करने, प्रश्न पूछने या साधारण प्रश्नों पर मतदान करने, साधारण प्रश्नों पर बहस करने या सार्वजनिक हित के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का यहाँ पे क्या अधिकार दे दिया गया। अभी तक ऐसा नहीं दिया गया था, सारे याद रखने, पहली बार ऐसा हो रहा है। सारे याद रखने हैं आप लोग, प्लीज आप लोग क्या करेंगे, सब लोग याद रखेंगे। व्यवस्थापिका को इतने अधिकार देने के पश्चात भी गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को व्यवस्थापिकाओं में क्या है, प्रस्ताव को ठुकराने का अधिकार था। अभी भी क्या कर सकते थे? प्रस्ताव को ठुकरा सकते थे। इतने भी अधिकार देने के बावजूद देखेंगे गवर्नर जनरल के जो है उसके गवर्नर्स को व्यवस्थापिकाओं के जो प्रस्ताव थे उनको ठुकराने का अधिकार था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। ये पहली बार हो रहा है, तो ध्यान रखेंगे। 1909 की बात है, 1909 की बात है कि सत्येंद्र सिन्हा को नियुक्त किया जाता है पहले भारतीय सदस्य के रूप में। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहले सदस्य, भारतीय सदस्य नियुक्त कौन हुए थे? सत्येंद्र सिन्हा। कौन? सत्येंद्र सिन्हा, इनकी नियुक्ति हुई। ठीक है, तो ये यहाँ पे सुधार की समीक्षा एक बार कर लेते हैं फटाफट। 1909 के सुधारों में भारतीय राजनीतिक प्रश्न का ना कोई हल हो सकता था और ना ही इससे कोई हल निकला। अप्रत्यक्ष चुनाव, सीमित मताधिकार, विधान परिषद की सीमित शक्तियों ने प्रतिनिधि सरकार को मिश्रण सा बना दिया हुआ था। और मार्ले ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि भारत सुशासन के योग्य है नहीं। कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष सुशासन की मांग करने के पश्चात भी मार्लो ने स्पष्ट तौर पर उसे ठुकरा दिया हुआ था। ठीक है, हाँ, उन्होंने क्या बोला था? प्रतिवर्ष सुशासन की मांग करने के पश्चात भी मार्ले ने ठुकरा दिया कि भाई अभी आप सुशासन की हो नहीं। और उसने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था या उत्तरदायी सरकार की स्थापना का विरोध जो है वो स्पष्ट तौर पर विरोध करता है। और वास्तव में 1909 के सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादी दल में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को नष्ट करना था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान देंगे। क्या क्वेश्चन है? लिखेंगे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है। वास्तव में 1909 के सुधारों का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित करना तथा राष्ट्रीय दल में फूट डालना, दिग्भ्रमित कर राष्ट्रीय दल में फूट डालना था और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहे, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव पद्धति अपनाई गई वह इतनी अस्पष्ट थी कि जनप्रतिनिधि प्रणाली एक प्रकार की बहुत सी छन्नियों से छानने की प्रक्रिया बन गई थी। तो ये ध्यान देना, आप लोग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। क्या है कि जनप्रतिनिधि प्रणाली एक प्रकार की बहुत सी छन्नियों से छानने की प्रक्रिया बन गई थी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा है, कुछ लोग स्थानीय निकाय का चुनाव करते थे और यह सदस्य चुनाव मंडलों का चुनाव करते थे और यह चुनाव मंडल प्रांतीय परिषदों के सदस्यों का चुनाव करते थे। तो यहाँ पे, और यही प्रांतीय परिषदों के सदस्य क्या है? केंद्रीय परिषदों का के सदस्यों का चुनाव करते थे। सुधारों को कार्यान्वित करते हुए भी बहुत सारी गड़बड़ियां उत्पन्न हुई थी। संसदीय प्रणाली तो दे दी गई थी लेकिन उत्तरदायित्व नहीं दिया गया था। ठीक है, उत्तरदायित्व का यहाँ पे अभाव था। प्रणाली किस तरह से काम कर रही थी? कुछ लोग थे, जो लोग क्या करते थे? स्थानीय निकाय का चुनाव करते थे और यही स्थानीय निकाय चुनाव क्या करते थे? चुनाव मंडलों का चुनाव करते थे और ये चुनाव मंडल क्या करते थे? प्रांतीय परिषदों के सदस्यों का चुनाव करते थे और ये प्रांतीय परिषदों के सदस्य जो है वो केंद्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे। तो अप्रत्यक्ष रूप से सही, जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है कितनी जटिल है। चुनाव प्रणाली ये क्या है? बहुत जटिल है। तो प्रणाली जो है, प्रणाली जटिल है। जटिल है। लोग हैं, स्थानीय निकायों का चुनाव करते हैं, अब ये स्थानीय निकायों के चुनाव मंडलों का चुनाव करते हैं, अब ये चुनाव मंडल प्रांतीय
परिषदों के सदस्यों का चुनाव करते हैं और ये इसके बाद में केंद्रीय परिषदों के चुनाव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्य यहाँ पे। यद्यपि इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली, तो ध्यान देना प्रीलिम्स के लिए है ये। यहाँ पे चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली है और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में परिषद में पहली बार किसी भारतीय को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और यहाँ पे भी और है, तथा केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों के सदस्यों को कुछ सीमित अधिकार दिए गए। सब क्या है, पहली बार ऐसा हो रहा है। किंतु अधिनियम की औसत जो उपलब्धियां वो नगण्य रही है और 1909 के सुधारों में जनता को केवल नाम मात्र सुधार ही प्राप्त हुए, वास्तविक रूप से कुछ भी नहीं हुआ। सांप्रदायिकता का एक बीज जो है वो और भी बो दिया गया यहाँ पे। ठीक है, ये सारे मुद्दे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बात हम लोग और कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रवाद। ठीक है, तो इस पे हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। क्या चर्चा करने वाले हैं? कुछ यहाँ पे हैं चीजें हम देख लेंगे फटाफट, उसके बाद में खत्म करेंगे। काफी लंबा है दौर, लेकिन फिर भी हमें इसको देखना है। चलो इसको हम लोग कल करेंगे। प्रथम विश्व के समय कुछ भारतीय राष्ट्रवाद जो है ये कैसे इसका चला हुआ है, फिर क्या घटनाएं थी, इस पे हम लोग देख लेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी घटनाएं थी, इस पे गौर करना पड़ेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रवाद को उदय होने में कौन सी घटनाएं ने बहुत ज्यादा वो क्या है, तो कौन सी घटनाओं ने मतलब ये कह सकते हैं कि सहारा दिया, एक तरह से या आधार तैयार किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हम लोग कल करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम लोग कल शुरू करने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय, और इसके बाद में होम रूल लीग आंदोलन भी हम लोग कर लेंगे। लगभग कल मैराथन क्लास कर लेंगे हम लोग, लगभग 2-2.5 घंटे की, तो पूरा का पूरा आपको ये मिल जाएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, क्लासेस हैं अभी हमारी, तो वहाँ आप आ सकते हैं, वहाँ पे आप आ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। कई सारी क्लासेस हमारी वहाँ पे मिलेंगी। और यहाँ पे फटाफट हमारा क्या है, कोड सब्सक्राइब करते चलिए, ये इसको यूज करते चलिए। AMR10 10% का डिस्काउंट, unacademy_अमित कपूर। मुझसे जो जुड़ना चाहते हैं PDF के लिए यहाँ से आ सकते हैं, ये टेलीग्राम लिंक है हमारा। और यहाँ पे 10% छूट के अलावा भी हर एक एडमिशन पे मैं 10% का रिफंड कर रहा हूँ, तो 20% आपको छूट यहाँ पे मिल रही है। और अगर आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, कितना, 3 साल का यहाँ पे लेना चाहते हैं, तो 3 साल के लिए आप देखें, 3 साल के लिए वो क्या है, हाँ 3 साल के लिए आपको मिल रहा है 14% डिस्काउंट, वहां से मिल रहा है 10% डिस्काउंट हमारे यहाँ से मिल रहा है, कुल मिला के 24। और 10% जो है, मतलब 10% हमारा कोड यूज करेंगे तब मिल रहा है। 14% का डिस्काउंट आपको सीधे से अनअकैडमी से मिल रहा है। फिर इसके बाद 10% का कोड जो है ये हमारे AMR10 से मिल रहा है। ठीक है, कितना हो गया, 24। और 10% जो है ये एडमिशन के बाद में एक्चुअल फीस पे रिफंड करने वाला हूँ, रिफंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना हो गया, 34 जो है आपके पास में हो गया कुल मिला के। तो 34% में आप काफी ज्यादा काम कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन मेरा ही कोड यूज करेंगे तभी ये संभव हो सकता है। मेरा ही कोड यूज करेंगे तभी ये 34% आप संभव हो सकता, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो 34% अगर आप छूट चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, तो आप फटाफट क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारे सारे कोर्सेस आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो टॉप मोस्ट फैकल्टीज है उनके सारे कोर्स आप 15,000 से अधिक कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड नमस्कार। कल फिर मिलेंगे हम लोग, कल 11 बजे, टाइम चेंज हुई है तो 11 बजे तक मिलते रहेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।